हेलो सर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द क्वेश्चन आंसर। मैं नाम बोलता चलता हूँ ताकि अपने को ईजी रहेगा, कन्फ्यूजन कहीं क्रिएट नहीं होंगे। श्रीधर जी अवेलेबल और नॉट? ही इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया। श्रीधर जी, हेलो। हेलो सर, श्रीधर जी अवेलेबल? ओके। डॉक्टर महेश बूब, मिस्टर नितिन जी। यस सर, मैं नितिन बात। यस सर, यस सर। सर मेरा क्वेश्चंस मेरे पास तो एक्चुअली 3 है, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन एज पर द रूल में ठीक है सर, ठीक है सर। सर पहला क्वेश्चन ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो एसीबी का एक्ट है, एसीबी के रूल्स है, उस हिसाब से जो आईओ है वो आईओ नॉट बिलो देन डीवाईएसपी, इट इज स्पेसिफाइड इन दैट। लेकिन 1989 के कुछ सर्कुलर ने एक्ट में भी ऐसा दिया है कि प्रोविजो दिया हुआ है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको स्पेसिफाई कर सकती है कि इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर ही कैन बी डिजिग्नेटेड एज आईओ। बट महाराष्ट्र में सर ऐसा है कि एसीबी का ऑलरेडी जो स्टेप है वो 1 स्टेप प्रमोटेड होता है, यानी सपोज ही इज असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर, देन ही इज 1 स्टेप प्रमोटेड एज पुलिस इंस्पेक्टर। और एक्ट में डीवाईएसपी नॉट बिलो देन डीवाईएसपी, बट प्रोविजो इज ही कैन बी इंस्पेक्टर। सो एक्चुअली द आईओ इज इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस में वो जो आईओ होता है वो एपीआई होता है, और उसको 2 स्टेप लोअर करके वो एक्चुअली होता है ऑफिसर। सो इट इज स्पेसिफाइड दैट इट इज मीन दैट ही शुड बी एक्सपीरियंस ऑफिसर एंड ही शुड इन्वेस्टिगेट इट प्रॉपर्ली। दैट इज व्हाई नॉट बिलो देन इंस्पेक्टर, रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, लेकिन वो एपीआई होता है। So can we mention this issue in the हमारे जो ट्रायल में होता है? सर आप एक जजमेंट नोट कर लीजिए। जो आपकी क्वेरी है ना, एग्जैक्ट क्वेरी पे आपको मैं एग्जैक्ट आंसर दे रहा हूँ सर। इस पे जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज स्टेट वर्सेस सूर्या, जिसका डेट है 24 अगस्त 2006। इसमें भी कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा था अथॉरिटी से कि यू आर ऑथराइज्ड, उसका डॉक्यूमेंट दिखा दो आप। डॉक्यूमेंट तो नहीं है तो फिर आप घर जाओ। पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट वी आर हैविंग इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका टाइटल है वकील प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जजमेंट डेट है 23 जनवरी 2009। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर? दोनों सुप्रीम कोर्ट है। बेसिकली सर प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं कुछ चीज़ों को कि वो ऑथराइज होंगे, ऐसा मान लेते हैं। प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछना हमारा काम है। अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो इट इज़ डीम टू बी एडमिटेड दैट कि उनका जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल ठीक है। सिंपली इन लाइट ऑफ दैट जजमेंट्स वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है ना? हाँ सर अगला क्वेश्चन आपका। सर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आई वांट टू से सम स्टोरी। मेरी जो स्टोरी है शॉर्ट में बताऊंगा कि मेरा ट्रैप 16 अक्टूबर 2021 में हुआ था। आई वाज अ मेंबर ऑफ क्वासी जुडिशियल कमेटी। देयर इज अ ट्राई मेंबर कमेटी ऑफ कास्ट वैलिडिटी जी, और तीनों मेंबर को इक्वल अधिकार है उसमें। अभी तक ऐसा एक भी मैटर नहीं हुआ जहाँ पे 2/1 डिसीजन हो चुका है। इट इज यूनानिमस डिसीजन। तो जो परिवादी है सर, फिरियादी है, उसमें फिरियादी ने वो एक्चुअली ही केम 6 मंथ बिफोर विथ 2 पर्सन्स। एक्चुअली उसका बीबी का मैटर मेरे पास था, और वो 2 लोगों के, और वो मेरे पास ब्राइब के लिए ऑफर लेके आया था। तब मैंने उसको नहीं बोला, और वो मैटर, दोनों मैटर में वो रिजेक्ट हो चुका था। सो वो खुद एक ही पैनल के थे, और उसका बीबी का मैटर मेरे पास पेंडिंग था। सो दैट वाज रिजेक्टेड एट दैट टाइम। तो वो इनवैलिड हो चुके थे। लेकिन इस मैटर में उन्होंने फिर फैक्टर ऑफ एनिमिसिटी जो है वो उसमें अट्रैक्ट होता है सर। तो इस मैटर में उसने मुझे इसमें इम्प्लीकेट किया हुआ है। तो जब एफआईआर हुई सर, वो 16 अक्टूबर को हुई, और वो जो एप्लीकेंट है, वो जो फिरियादी है,
उसने 14 अक्टूबर को वो मेरे पास आया था और वो ऐसे दिखाया हुआ है कि आई हैव डिमांडेड सम एट सो अमाउंट एंड 6 months बिफोर आई हैव पेड हिम 5 लाख रुपीज एंड अभी उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए की मांगनी की है और देन इट इज डिसाइडेड ऑन 2 लाख रुपीज आफ्टर द नेगोशिएशन। और फिर नेक्स्ट डे द ट्रैप वाज लेड एंड मैं पेट्रोल पंप पे था और पेट्रोल पंप पे उसने मुझे पकड़ लिया वहां पे, वहीं पे डिस्कस किया और मैटर डिस्कशन अदर डिस्कशन हुआ सर, उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक डिमांड नहीं है। और सबसे मेन बात सर, जिस दिन 14 अक्टूबर को डिस्कस हुआ वो स्क्रिप्ट वो जो है एंटी करप्शन में वो स्क्रिप्ट करप्टेड है सर, दैट स्क्रिप्ट इज करप्टेड, वो करप्ट ही हो चुका है, वो पंचनामा में वैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है जी। तो डिमांड इज स्पेसिफिकली नॉट देयर एंड उसका जो डिटेल जो एफआईआर है सर, वो एफआईआर जो लॉन्च हुआ है वो एफआईआर और उसने जो रिटर्न में एसीबी को दिया है उसमें रिटर्न में मुझे वो आई गॉट इट फाइंड आउट कि इन द मंथ ऑफ February 2021 आई हैव डिमांडेड 8 लाख रुपीस एंड देन ऑन 14th October 2021 आई हैव आस्क्ड फॉर द 3 लाख रुपीस एंड आफ्टर नेगोशिएशन इट वाज आस्क्ड एज 2 लाख रुपीस और वो डिमांड 6 महीने पहली बार ही दिखाई हुई है और वो उसका रजिस्टर वगैरह सब ऑफिस का मैंने विजिटिंग ले लिया तो उसमें वो ही वाज नॉट देयर प्रेजेंट इन द ऑफिस, वो आया नहीं, दोनों बार आया जी, वो आया नहीं और वो सिर्फ काल्पनिक ही उसने बताया हुआ जी सर। अब जब ट्रैप हुआ सर तो आई वाज नॉट कॉट रेड हैंडेड, वो मेरे बाइक के डिक्की में जब मैं हेलमेट ओपन करने के लिए ओपन किया तो उसने वो रख दिया उसने पैसे एंड आई वाज कॉट देयर। तो वो गाड़ी का नंबर भी एंटी करप्शन है सर, वो नंबर अलग ही डाला हुआ है 8391 एंड इट इज स्पेसिफाइड एज 8391, एक्चुअली इट इज 8399 तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। मैं फिर उसके लिए मैं ये सब फैक्ट्स लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट मुंबई को क्वेश्चन के लिए गया था फॉर रिव्यू, लेकिन कोर्ट हैज नो, कोर्ट को कोई इतना वो वाज नॉट प्रोएक्टिव, कोर्ट ने कोई मुझे उसमें रिलीफ नहीं दिया और उन्होंने बोला कि सैंक्शन इज नॉट देयर एंड चार्जशीट इज नॉट फाइल्ड, सो आई हैव विथड्रॉन दैट बिकॉज़ आई डोंट वांट एनी एडवर्स रिमार्क। हां ठीक है ना सर, कोई दिक्कत विथड्रॉ कर दिया, लेकिन सैंक्शन भी सर आई हैव ट्राइड फॉर द सैंक्शन टू बी रिजेक्टेड बट डिपार्टमेंट हैज नॉट वो इधर महाराष्ट्र में अदर प्रैक्टिसेस चलती है, आई हैव ट्राइड दैट बट इट वाज नॉट ऑन माय कैपेसिटी, सो सैंक्शन आई थिंक इट इज ग्रांटेड बट इट इज जीरो डेट ग्रांटेड, वो कोई रीजनड ऑर्डर नहीं है। क्लर्क ने बोला है कि ऐसे ऐसे दिसून येत आहे डिमांड एंड एक्सेप्टेंस एंड वो सबने साइन कर दिया और मिनिस्टर ने भी साइन कर दिया, सबने साइन कर दिया, तो सैंक्शन एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज आल्सो देयर, सो दैट इशू इज आल्सो देयर। सो मुझे सर ये बताइए कि अभी मुझे डिस्चार्ज को जाना चाहिए या आई शुड गो फॉर द क्वेश्चन ऑफ द चलो इसको भी लेकर काफी कंफ्यूजन है, इसको मैं दूर करता हूँ। इसमें 3 जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने हमें साफ मना करा कि यू शुड नॉट कम फॉर क्वेश्चन, यू शुड गो फॉर डिस्चार्ज एंड इफ यू नॉट गोइंग टू डिस्चार्ज देन कम टू हाई कोर्ट। ये बहुत रिसेंट व्यू है जिसमें कई फैसले जो है सेट असाइड हुए हैं क्वेश्चन को लेके, तो क्वेश्चन में जाना मतलब टाइम खराब करने वाली स्थिति है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन में क्यों जाए, कई लोग क्वेश्चन भी हुए हैं, क्वेश्चन में आप कब जाएंगे जब अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, आपके जो फैक्ट्स आपने रेस किए हैं ये कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स हैं, ऐसे फैक्ट्स जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको पर डैमेज कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को, और प्रोसिक्यूशन उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, इट इज़ कॉल्ड कंट्रोवर्शियल फैक्ट। तो जहाँ पर कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स हैं कि वहाँ पर डिस्चार्ज भी जो है एडवाइजेबल नहीं होता है, आपको ट्रायल तो लड़ना ही पड़ेगा। बट जो मुझे आपने 6 पॉइंट बताया अभी, दीज ऑल पॉइंट्स आर इन द कैटेगरी ऑफ प्रोबेबल डिफेंस, कि गाड़ी का नंबर मिसमैच हो रहा है, वी आर हैविंग द बेनिफिट, डिमांड स्पेसिफिक नहीं है, वी आर हैविंग द बेनिफिट। फर्स्ट पार्ट जो है उसके पर कोई भी चार्ज नहीं है, उसका कोई भी एविडेंस फाइल पे नहीं है, तो सर उस पॉइंट पे फैसला है ऑनरेबल आंध्रा हाई कोर्ट का, वो आप नोट कर लो, कोडामरी वर्सेस स्टेट, जिसका डेट है 1 मई 2025, रिसेंट है काफ़ी है, 6 दिन पहले का ही फैसला है मोटा मोटा। तो उस पर जो फैक्ट्स हैं वो आपके केस से बिल्कुल लगभग मैच खा रहते हैं, तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा अपने को। क्योंकि देखो ट्रबल तो है ही, पर निकलने का एक ही रास्ता है कि एक लाइन सर क्रिएट कर लो और उसी लाइन पे आपको आगे बढ़ना है, और एक सजेस्टिव लाइन पर आप आगे बढ़ोगे तो बेनिफिट मिलता है। और एक बात सर ध्यान रखना कि ये ऑफेंस टेक्निकल है पीसीएट का, हम लोग जो केस को लड़ते हैं या एक्विटल कराते हैं कोर्ट से, उसका एक ही बेसिस होता है कि देयर शुड बी अ लाइन। अगर लाइन नहीं है हमारे पास डिफेंस की तो हम कैसे लड़ेंगे उसको, तो रेस्क्यू लाइन होनी चाहिए सर फाइल पे। और रेस्क्यू लाइन क्या कि वो फैक्ट जिसके जरिए केस में हम डाउट क्रिएट कर सकें, और उस पॉइंट पर लगातार झूठ कह रहा है परिवादी, तो कन्फर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी आर द बेसिस टू हैव द प्रोबेबल डिफेंस। ठीक है ना सर, बरोबर है, बरोबर सांगा मी सर, मी मराठी आहे ना छान मराठी चलो लवकर सर पण बेटा।
हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर अपन लेते हैं रघु जी का। रघु जी अवेलेबल है सर? सर इज रघु जी अवेलेबल? इज फ्रॉम साउथ इंडिया? ओके, हेलो। चलो सर मैं अटेंडर में ले लेता हूँ ताकि फिर क्या वो ढूंढने में दिक्कत नहीं पड़ेगा। इनका तो सर का ले लिया मैंने। सर मुझे दिख रहा है रघु जी लाइन पे, आप हैं अवेलेबल? रघु जी आर यू अवेलेबल? चलो अपन ले लेते हैं अविनाश जी को। अविनाश जी आप बताएं। सर मेरे क्वेश्चंस ना थोड़ी ज्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कोई और वो क्वेश्चन पूछे तो मैं उसको स्किप कर सकूं, तो मेरा लास्ट में। सर एक्चुअली मेरी बात समझो, इट इज़ अ कॉमन प्लेटफॉर्म, वी ऑल आर हियर टू हैव अ डिस्कस, क्योंकि इट इज़ नॉट अ प्राइवेट सेशन। उसमें तो कहता है कि फैक्ट्स को देखते हैं, सारी बातें हैं। जनरल क्वेरी जहाँ अटक रहे हैं अपन, उसका रास्ता निकल जाओ, सबके काम आ जाए बहुत बात वो। सर सबसे पहले जब कंप्लेनेंट कंप्लेन लेटर देता है उस केस में अगर जीडी एंट्री नहीं है और उस पे जांच करने को डीवाईएसपी बोल रहा है उसकी भी जीडी एंट्री नहीं है, रिकॉर्डर हैंडओवर करने की जीडी एंट्री नहीं है, इसके साथ ही साथ आपने कहा था जैसे साइबर एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी है, तो मैंने उससे बेटर ये किया ना कि एफएसएल में आरटीआई लगाई, अंडर 2F वेरी क्लियर लिखा हुआ है ओपिनियन और एडवाइस के बेस पे भी आरटीआई आंसर करेंगे। हालांकि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, फिर यूआईसी में मैंने जो है कंप्लेंट डाला था, वहां से आंसर हुआ है। इनके पास ऐसे कोई भी टूल्स टेक्निक्स नहीं है जिसमें एआई और डीप फेक का ये पता लगा सके। इन्होंने रिटर्न में लिख के दिया हुआ है आरटीआई में। तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा कि जब कोई भी फर्ज तो है लेकिन कोई जीडी एंट्री नहीं है तो ऑथेंटिक तो हुआ ही नहीं वो। चलो सर अब इसको अपन बहुत सिंपल लेते हैं। ये जो एंट्री होती है ना, या एफआईआर की एंट्री होती है, जो भी कार्रवाइयाँ होती है, ये क्यों होती है? कभी सोचा अपन ने इस बारे में? एंट्रीज का बेनिफिट क्या होता है? सर कभी आप स्कूल गए हो बच्चों के, कभी जाना, उसमें एंट्री कराते हैं पेरेंट्स की, या कहीं हम जा रहे हैं ऑफिस में तो वहाँ एंट्री होती है हमारी, क्यों होती है? बेसिकली हु हैज़ कम एंड हु हैज़ आउट, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है कि संभावना इस बात की है कि क्रिमिनल लॉ में मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, किसी व्यक्ति को गलत फंसा सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई गलती नहीं हुई है प्रोसिक्यूशन से। पहला चेक पॉइंट क्या है कि व्हेनेवर अ पर्सन इज कमिंग टू यू, जो कंसर्न आपका रजिस्टर है विजिटर का, उसमें उसकी एंट्री करो। वो कब आया कब गया जिस पर हम ध्यान देते नहीं है, वो रजिस्टर पे आपको लेना है आरटीआई में। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ आरटीआई एग्जम्प्टेड है एक्चुअल में, विजिलेंस तो विजिलेंस देती ही नहीं सर है। एक्चुअली आप सर आरटीआई लगो, नो नीड टू वरी। आपको मैं जजमेंट दे रहा हूँ एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है वर्ष 2007 का, उसमें स्पेसिफिक है कि अगर किसी मामले के अंदर आप आरटीआई लगा रहे हैं और आरटीआई की जो अथॉरिटीज़ है वो हाथ खड़े कर रहे हैं, देन कोर्ट हैज़ एम्पल पावर। आपको रिलाई करना है सेक्शन 94BNSS पे, क्योंकि आपका ट्रैप जो है 2 जुलाई 2024 का है, जो मेरे संज्ञान में भी है, तो आपको अप्लाई करना है 94BNSS के तहत। और इसी पॉइंट पर मेरे क्लाइंट भी थे अविनाश एम, उन्होंने ऑर्डर कराया है। उनका जो फैसला है वो है अविनाश एम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, डेट है 20 अक्टूबर 2024, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। जीडी एंट्री में जीडी एंट्री नहीं होना, सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, जीडी एंट्री नहीं होना, एक मिनट, जीडी एंट्री सर नहीं होना, जीडी एंट्री का मैनिपुलेशंस होना या गायब हो जाना रिकॉर्ड से वो एंट्रियाँ, उसका सर बेनिफिट मिलेगा अपने को। मिलेगा ना सर? जी सर 100%। 63 जो सर्टिफिकेट है जो बीएनएसएस में, उसमें कहीं भी और तो ऑप्शन दिया नहीं है, MD5 स्टार 256 सर सारे मैंडेटरी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना कि क्या क्लोन फाइल आपको मिला या नहीं मिला, उस पर आपको जोर देना पड़ेगा। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये है सर मेरा, एक सेकंड। हाँ, अगर कंप्लेनेंट ने जिस दिन कंप्लेंट देने का क्लेम किया है उसकी सीडीआर लोकेशन उस दिन की वहां की नहीं है, जो कि मैंने निकलवा लिया ऑलरेडी, तो इसका बेनिफिट मिलेगा? वो वहां है ही नहीं सर 100%। सर आप एक बात समझो ना सर, मैं बार बार अपने कंटेंट में ये बात मैं क्यों रेस करता हूँ, पीडी की। पीडी मीन्स प्रोबेबल डिफेंस। सर आप एक छोटी सी बात समझो ना, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है केस में, वो स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो गया देन हु विल गेट द बेनिफिट? द अक्यूज्ड। वो कहता है कि मैंने इस जगह पर खड़े होकर इनसे बातचीत करी और इनसे पैसों की बातचीत करी, यही तो केस है। आपका सीडीआर का कहता है कि उस जगह पर वो है ही नहीं, कॉल लोकेशन उसके अलग आ रही है। पर्टिकुलर उसमें ये भी है कि उसने उस चीज की एप्लीकेशन दी ही नहीं कभी, जब भी ट्रैप हो गया उसके 2 महीने बाद उस पर्टिकुलर वर्क की एप्लीकेशन ही उसके बाद दी गई है, उससे पहले कोई एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं है। देन सर वी कैन हैव द बेनिफिट रिगार्डिंग पेंडेंसी ऑफ वर्क आल्सो। मतलब कुल मिला के सर एक ही सबको एक ही फॉर्मूला फॉलो करना है कि जो स्ट्रक्चर आ गया ना रिकॉर्ड पे फैक्ट्स को लेके, वो जो साइकिल है वो कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और है जो सबके लिए बेनिफिटेड है।
फिर सर उसको फिर आखिरी में लूँगा मैं, उसको प्रिजर्व कर लेंगे अपन, अगर सबके लिए बेनिफिशियल है तो, ठीक है ना। चलो सर अपन नेक्स्ट ले लेते हैं। रघु जी अवेलेबल है सर? मैं रिकॉल कर रहा हूँ रघु जी को। एक मैडम प्रतिभा बता रहे हैं, रिकॉर्ड पर दिख रही है मुझे, मैडम प्रतिभा। सर रघु जी अवेलेबल है? हाँ रघु जी, यस सर, टेल द पॉइंट यू आर हैविंग सर। Sir, it's been 3 years since actually the case is related to my wife. She's a girl. Yes, I know sir. I know sir. Actually, we already discussed about this case. We prepared a memorandum. Yes sir, I'm having all the facts of you. Yes, sir. Recently a charge sheet was filed in that case. Okay. We are thinking of going to discharge. I mean, is it a good choice to go for discharge? But sir, tell me only one thing, whether the said submissions had been considered by the agency or not. Sir, whatever you have submitted, as you told, to the agency, whether it has been considered in the charge sheet or not. Actually, your voice is not clear, sir. I mean, Sir, now it is clear. Sir, I am submitting that whatever you have submitted to the concerned authority had been considered by them or not in the charge sheet. No, sir. Actually, we haven't gone through the charge sheet yet. We received it recently, so Okay. we haven't gone through it. We have to check it. Sir, you have to check it. If it is not considered, no need to worry. You may submit your objection as per section 173, subclause 8 of CRPC. Sir, section 173. Subclause 8 of CRPC. Okay. Regarding the unfair investigation and non-consideration of points of the concerned accused. Okay. But right now it is not advisable to go for discharge. Wait for the insertion of the entire points. If they are not inserted in that scenario, it may prejudice us. So better thing is that the point is to be incorporated in toto in the entire file. Okay sir. Another question sir? Yes sir, only one question. Sir, actually, the thing is, we haven't submitted the memorandum to ACB actually. Our lawyer said we should not provide our defense points to them. We should keep it with us. That's why we haven't submitted that. Okay. Yeah. But sir, right now you could submit. You are having the facts on record now. Yes, sir. Please note down. No need to worry. You may submit. Please note down the point of law, that is section 294 of CRPC. Okay. By the virtue of which the facts which are totally uncontroverted Okay. could be submitted and can be taken into consideration even by the concerned trial court. So after the charge sheet is also filed, Yes, we can sir. submit our Yes sir. version. Yes sir. You may submit your version, but as per section 294 of CRPC. We have to submit to the court, to the ACB. To the court. Now ACB is over. You have to submit before the concerned court as per section 294 of CRPC, and we are having judgment of Honorable Supreme Court. Please note down, Harshender versus Rabatullah. Sir, Harshender versus Rabatullah. Okay. Judgment date is 8th of February 2011. In the said case at para number 21, detailed guidelines had been propounded regarding the consideration of documents that are totally uncontroverted. Sir. Okay, na? You may rely on the same. Sir, can you please repeat the date of the case? Sir, judgment name is Harshender versus Rabatullah. Okay. Judgment date is 8th of February 2011. Okay, sir. Okay, na? I will go through this case. Okay, sir. No issue. Actually, our lawyers are, lawyers in Hyderabad are not supportive, sir. That's why we could not submit the document. But sir, do you believe in Eklavya? Sir? Do you believe in Eklavya, the person who is the fine Dhanodhar? Hello? No, sir. Sir, my submission is that you have to rely on yourself. God help those who believe on themselves and who help themselves.
Okay, now so work on the case. Sir, the case is that if you are not going to submit your submissions, means memorandum, in that scenario you are going to lose the opportunity, because you are going to help them. Not submitting the work to them, it means we are going to help the ACB. Simply they will say that you are not having any defense or any point. So always submit. In case of failure or non-submission, then you may have a backup. Okay, no? Sir, excuse me, sir. This is his wife, Pavani. Actually, what's happening here is, sir, whatever you have given, we are finding them as useful to us. But when we are explaining them to lawyers here, they are not at all interested in those things. Like we don't do that here. We don't practice such kind of things here. They are not at all like proceeding with our thoughts. Okay. So, yeah, that is the thing. But right now, ma'am, you can do one thing. Rely on section 294 of CRPC, as I told you. And apart from that, the facts which are totally uncontroverted, you may submit it right now without any worry. But it is from lawyer, right? Like we can't directly submit that in the ACB office, right? Lawyers have to own this version, right? I mean, we wanted to submit this report to the court. Sir, subsequent, sir, I will do one thing for you. I am also a BNI member. I will suggest you a lawyer at Hyderabad. You may consult with the advocate. Please do that. Okay, na? After meeting, I will give you BNI. I think that one of the BNI members also in the meeting. Is Madam available? Madam Thomas. I think she is from Karnataka or Hyderabad. You may contact you may contact Madam Thomas after the meeting. You know, I will give you the detail, and you may contact her. I think that she is from Hyderabad. So I practice in Hyderabad, but my main practice is based out of it is good, na? So Raghu sir, you may contact Ma'am Thomas, and definitely she will help you. She is also a BNI member. Okay, no? Yeah, sure, sir. Okay. Thank you. Thank you. And madam, can you share your number, because if anyone is from Hyderabad zone, they may contact you directly. So please leave your number in the comment box if it is possible for you. Okay, no? Okay. Now we are coming on Pratibha ma'am. Pratibha ji available hai abhi? Sir, I have already asked the question. अच्छा, you have already asked the question. श्रीधर जी available है? चलो. Actually, I had a question in my mind, but during the discussion and through your notes, I got the answer. Okay. Now there is no question. Okay. Thank you, sir. Dr. Mahesh Bhub sir available है? डॉक्टर महेश सर अवेलेबल हैं? चलिए, नहीं अवेलेबल. कमलेश जी अवेलेबल हैं? मानिक सरकार साहब अवेलेबल हैं? यस सर, मैं कमलेश. हाँ जी, कमलेश सर. हाँ सर, मध्य प्रदेश से. यस सर. हाँ सर. सर, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अब मध्य प्रदेश में वो चल गया है कि जो परिवादी है उसका भी वॉइस सैंपल लेने लगा, तो उसके लिए हमें क्या वर्कआउट करना पड़ेगा? इसलिए कि अभी तक कुछ परिवादी से कुछ हेल्प जैसे अगर किसी को मिल जाती थी तो क्या वो मिलेगी या बंद हो गई? सर वापस से क्वेश्चन रिपीट कीजिए. परिवादी का वॉइस सैंपल, परिवादी का वॉइस सैंपल भी हम जो है लोकायुक्त लेने लगा है. हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. जी, तो इससे अपने को क्या नुकसान होगा या अपने फेवर में जाएगी? सर देखो, छोटी सी बात है कि दो चीज़ें आप नोट रखो हमेशा. हमें गवाह को हॉस्टाइल नहीं कराना है. हॉस्टाइल कराएंगे तो कोर्ट उस पर कार्रवाई कर सकता है. क्लियर बात ये. हमें करना है गवाह अनरिलायबल. अनरिलायबल मीन्स कुछ ऐसे फैक्ट्स वो कोर्ट में कह दे जिससे उसकी स्टोरी में डाउट क्रिएट हो जाए. देन वी कुड हैव द बेनिफिट. तो करना क्या, जैसे मान लीजिए उसको वॉइस सैंपल ले लिया, उसकी डेट है मान लीजिए 10 मई, उदाहरण ले रहे हैं अपन एक, तो वो क्या कहेगा, साहब मैंने सैंपल उस तारीख को नहीं दिया, मैंने सैंपल किसी और तारीख को दिया. तो इट इज़ क्रिएटिंग अ डाउट. मेरा सैंपल जो है जज साहब ने लिया था, जबकि सैंपल किसी और ने लिया है. तो वी हैव टू क्रिएट अ डाउट बाय द वे ऑफ इंसर्शन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स दैट में क्रिएट इनकन्सिस्टेंसी. ठीक है, अब तो ईजी हो गया. और आपको रिलाई करना है सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट पे, क्योंकि आपका केस जो है पुराना है. आपका केस जो है 1 जुलाई 24 के बाद का नहीं है. अल्टीमेटली वी हैव टू रिलाई ऑन सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. वहाँ सोल्यूशन मिल जाएगा आपको. ठीक है ना? और तो कोई क्वेश्चन सर? जी पुराने केस पर सर ये लागू नहीं सर. कौन सी बात? पुराने जो आपने कहा सर, जो एक्चुअली जो सैंपल ले रहे हैं ना पुराने केसेस के अंदर, वो भी गलत है. उसमें भी आप नोट कर लीजिए. जजमेंट है ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट का, जिसका नाम है सुभाष बनाम स्टेट ऑफ कलकत्ता. जजमेंट का डेट है 3 मार्च 2025.
परिवादी का वॉइस सैंपल नहीं ले सकते, गलत है। ये आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को। सर इट इज़ सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ कलकत्ता। जजमेंट डेट इज़ 3 मार्च 2025। वहाँ से मिल जाएगा आपको समाधान इसका। अब तो ठीक है, इजी हो गया। चलो ठीक है सर, नेक्स्ट ले लेते हैं अपन। माणिक सरकार सर अवेलेबल हैं? चलो नहीं है सर। विष्णु सर अवेलेबल है सर? मानिक अवेलेबल, हाँ सर बताएं सर। पेपर देना मुझे। मेरा तो वाशिंग के लिए हाई कोर्ट में चल रहा है। हाँ मुझे मालूम है, 2 केस चल रहे हैं आपका। एक तो है डिस्प्रपोर्शन ऑफ असेट का, हाँ, और दूसरा अपना है जी। इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन है मेरा। जी सर बताएं। मेरा क्वेश्चन है, माय केस वाज एन इलिजिबल ट्रैप, क्योंकि सीडीआर जिसमें एसीबी ने प्रोड्यूस किया चार्जशीट में, उसमें लिखा रहा है कि आई मेड टेलीफोनिक डिमांड टू द अक्यूज्ड पर्सन। क्या है उसमें? सिर्फ माय मोबाइल नंबर इज देयर, अक्यूज्ड परिवादी का नंबर है और टावर लोकेशन है। तो इस टावर लोकेशन का एनालिसिस करके मैंने देखा है कि मेरे खिलाफ 8/11/2019 को एफआईआर कंप्लेंट एंड एफआईआर हुआ था, लेकिन एसीबी ऑफिशियल्स 5/11 से 8/11 तक डीआईजी, एसपी और डीवाईएसपी जो टीओलो है, उन्होंने उनसे बातचीत की है। 18 कॉल्स आर देयर एंड दे हैव 13 कॉमन टावर लोकेशन बिफोर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट एंड लॉजिंग ऑफ एफआईआर। So this is a clear case of illegitimate trap. I need specific judgment on this issue. अगर सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत अच्छा होगा। सर वो नोट्स पर लिख के दिया है मैंने फैसला आपको, जो बहुत रिसेंट है अभी सुप्रीम कोर्ट का। हाँ सर। अमन भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। अच्छा। वो जजमेंट है अभी 2 मई 2025 का, बहुत रिसेंट जजमेंट है, उसका फ़ायदा मिल जाएगा आपको। And apart from that, whatever you have submitted, sir, it is totally uncontroverted facts. कि लोकेशन में वेरिएशंस आ रहा है, उनकी जो स्टोरी है उसमें मिसमैच आ रहा है, ये अपने लिए एक अच्छा पॉइंट है आगे प्रोसीड करने के लिए। अच्छा सर। तो इस पर आप रिलाई कर सकते हो। और एक जजमेंट लिखाया भी था मैंने अभी रघु जी को भी, हर्षेंद्र वर्सेस रहबतुल्ला का, उस पर भी रिलाई कर सकते हैं अपन। हाँ सर, वो तो अनकंट्रोवर्टेड फैक्ट के ऊपर 8 Feb, यस सर, 8 Feb 2011। हाँ सर, ये है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट है जी सर। सर, आई हैव सो मेनी जजमेंट्स ऑफ कर्नाटक एंड तेलंगाना हाई कोर्ट ऑन नो पेंडेंसी ऑफ वर्क। जी सर। मेरे केस में 16/10 का लाइसेंस लेके चला गया था और 8/11 को उसके पिताजी ने कंप्लेन किया था मेरे खिलाफ कि मैंने लाइसेंस देने के वक्त उसको डिमांड किया था। जी सर। हालांकि मैं उस दिन ऑफिस में था ही नहीं, आई वाज ऑन लीव अंडर ड्यू अप्रूवल ऑफ द डीएम एंड कलेक्टर। जी सर। ये सब रिकॉर्ड में है सर, आरटीआई से मैंने लेके आया। और मेरा जो नो पेंडेंसी ऑफ वर्क का जो जजमेंट है, मेरे पास 10-12 जजमेंट है, तो वो सभी कर्नाटक हाईकोर्ट का है या तेलंगाना हाईकोर्ट का है या राजस्थान का है। आई नीड वन जजमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि नो पेंडेंसी ऑफ वर्क। अगर पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं है तो मोटिव नहीं है, तो केस बनता नहीं। ठीक है सर। एक मेरे को मिला है सर, राकेश कपूर वर्सेस कौन सा स्टेट नाम का याद नहीं है, बताओ सर। राकेश कपूर मिला है सर, अभी देख लेते हैं। इज नॉट दैट क्लियर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ सर, और सुप्रीम कोर्ट का ही है। वो छोड़ के सर, अगर आपके पास, आप लोगों के पास नो पेंडेंसी ऑफ वर्क में कुछ है तो मेरे को दीजिएगा सर। ठीक है। और मैं, हाँ सर ये जजमेंट आपका जो है ना, ये राकेश कपूर वाला जजमेंट है 2012 का। हाँ सर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। हाँ। उसके बाद की जो, हाँ उसके बाद का जो व्यू है, उसके बाद का जो व्यू है वो सर क्लियर हुआ है नीरज दत्ता वाले में, वो आप पढ़ लेना एक बार आप। अच्छा। और एक सर एक काम करते हैं, एक जजमेंट है 14 जुलाई 2024 का सुप्रीम कोर्ट का सर, उसको निकाल के पढ़ लेना, काम हो जाएगा उसमें आपका। क्या नाम है सर? उसका सर नाम ध्यान नहीं होगा सर, मुझे कल किसी केस में रिलाई किया था, मुझे डेट ध्यान रखी मेरे को। 14 जुलाई ये तो मैं श्योर हूँ, यस आई एम डैम श्योर। कोई मॉमडन है उसमें जो अपीलेंट था, उसके नाम से जजमेंट है सर वो। कौन सा कोर्ट में है सर? सुप्रीम कोर्ट सर। मीर मुस्तफा। हाँ मीर मुस्तफा, यस। हाँ, मैं कोई ध्यान दूंगा, इसको रिलाई कर रखा है मैंने, उससे सर काम हो जाएगा। 14 जुलाई मेरा डेट कंफर्म है।
अच्छा सर, उसको अगर जजमेंट भेज सकते हैं तो अच्छा होगा सर वो नेट से मिल जाएगा आपको, इंडियन कानून खोलना और जजमेंट वहीं से मिल इंडिया जाएगा। कानून तो रिलाई नहीं कर रहा है सर। मैं वहाँ रिलाई नहीं करते क्या हैं? अलग कोर्ट चलता है यूँ। चलो लाइसेंस भिजवा देंगे आपको। चलो ठीक है। हमने तो आपसे बहुत जजमेंट लिए हैं सर, आप तो जानते ही होंगे। हाँ नहीं सर, मेरे पास नोट है सर। तो जानते ही है। ये सर बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, भिजवा देंगे सर इसको। नो सर नीड ये टू। दो चीज आप देखिए, इलेजिटिमेट ट्रैप और नो पेंडेंसी ऑफ वर्क। डन है सर, डन हो जाएगा। चलो ठीक है हाँ सर, गट्टाराम सर। यस सर। हाँ सर। सर यस सर। सर गुड इवनिंग सर. इवनिंग सर, हाउ आर यू? Fine sir, thank you very much sir. My question is in sanction order it was mentioned that prosecution order was issued under section 7A small a and 7 capital A only, but charge sheet was filed under section 7B. Okay. So my question is it a valid sanction order or not? Sir, whether all the points of case had been considered or not? Sir. Sir, please note down one thing. As per section 19 subclause 4 Okay. of PCAT, if there is some irregularities, it will not vitiate the sanction. We have to come on the case that material fact had not been considered while according sanction. So simply we have to rely on judgment of Honorable Supreme Court, that is CBI versus Ashok Kumar Agarwal. Judgment date is 31st of October 2013. Yes sir. If in your case, sir, there are 4 points: non-consideration of entire material. Okay. Apart from that, the alleged conversations are not considered. Apart from that, the conclusion is there, but it is not reasonable. Sir. And 4th point is that whatever is on file is basically outcome of draft sanction. Yes sir. Then we can work out, and you can do one thing, sir. You may obtain a draft sanction copy under RTA if it is possible. And if they are, you have obtained now, then sir, why you are worrying? You may rely judgment of Honorable Bombay High Court, that is Anand versus State of Maharashtra. Sir, let me note it. Yes sir. Anand versus State of Maharashtra. Cyclostyle sanction judgment. Yes sir. In that case Matter also it was mentioned that 7A 7B same order they have given. The yes, prosecution. but sir, don't go on 7 or 7B. Just go on the crux that it is cyclostyle sanction. Yes sir. Yes sir. And we could have a benefit. And apart from that, sir, we are having on board Dada Sahib versus State of Maharashtra. Sir. Judgment is pronounced on 27th of November. Sir. 2024. In that case, also that point had been discussed. It should be reasonable. जजमेंट भी दे दीजिए सर, दादा साहब। जी sir. Sir, all these copies can we get in a box, sir? Yes sir. I will mention all the names and you can have it. Okay na? It's okay. Thank you, sir. Okay. Sir, another question, sir. Yes sir. One FSL report, sir. In FSL report, what they have mentioned that no major corrections found in the transcript. My question is, some minor corrections are there. I think so. Okay. Is it benefit for us? Sir, what is nature of your voice? It is probable or confirmed voice? So they have not taken my voice, sir. It is good, sir. For if they have not taken your voice, it is very good for you. And apart from that, no conclusion of any guilt can be given in FSL report. Sir, I have not given, sir, anything. No, you are submitting that in FSL report. They have submitted certain incriminations. But my point is that in FSL report, no finding of any guilt or any insertion or any conclusion against demand can be given. They have to specify their case on touchstone of verification report, verification transcript, trap proceedings, trap transcript, and whatever happened during the course of trap proceeding. Because it is usually called Mazhar first, Mazhar second in south region. Yes, sir. MR1, MR2. So in MR2 you have to see what are the perspectives, and apart from that we have to see in the verification also. Because MR1 is totally worthless. It is concerning with the procedure to be adopted while doing the trap proceeding. Okay, no? So emphasis on MR2, sir. MR1, they have audio video recording also. They have not given the 65. But sir, but before MR1, they are bound to do verification also. Yes, sir. Okay, no? Before Mazhar 1. Okay. So emphasis on verification and MR2. That is sufficient, sir. They have already conducted the verification, sir. Yes. But sir, if there is any inconsistency, any mismatch, then we could have the benefit.
Yes, sir. Mismatch is there. हाँ बस then we could have the benefit because sir we are having ample judgment. The key point is that we are having multiple judges in Indian courts. Sir. Some of them understand at trial court level, some of them understand at high court level, and some of them understand at Supreme Court level. So it is your luck where it is going to understand. Sir. Okay na? But make a proper base. Do not lose the hope, but submit your argument on the point of PD. Remember always PD. PD is the beneficial point. Sir. PD means probable defense. Yes, sir. Okay na? Okay sir. Sir, probable defense in the trial or before trial, sir? Sir, before trial court you have to raise a probable defense. Okay. If there is no probable defense, you cannot win, sir. You have to crack the case Yes. on touchstone of probability. Raise certain points that may create a doubt in the case. That is called PD. Yes. For example, if you are coming late to school, what is the defense? Mother is not feeling well. Sir. It is also a defense. Yes. If you're going to meet with your girlfriend and wife is saying where you are, Mister, you are saying I was at office. That is also probable defense to save you. Okay na? So raise all the points, sir. Sir, sir. नहीं सर नाउ सर ठीक है ना. अब अपन चलते हैं. अभिषेक जी इसमें अवेलेबल है सर. अभिषेक जी चलिए अवेलेबल नहीं है तो सर अभिषेक अवेलेबल. हाँ अभिषेक. हाँ सर. सर फ्रॉम वेयर यू आर. सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर आई एम फ्रॉम बेलगाम कर्नाटका सर. जी फ्रॉम बेलगाम है. ओके सर. यस सर कर्नाटका सर. यस सर. सर मैं डेप्यूटी तहसीलदार हूँ. जी सर. सर जो मेरा केस है ना सर, उसके बारे में 2 मिनट बता दूंगा. पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है. हाँ. इससे पहले मैं यूट्यूब में आपके वीडियो देख चुका हूँ. जी सर. जी सर. ओके सर, ये जो मेरा केस है ना सर 23 जुलाई को हुआ था. जी. ओके सर, इसमें क्या हुआ है, जो एक कंप्लेनेंट आता है जो फिलहाल में वो एडवोकेट है सर, विदाउट यूनिफॉर्म मेरे पास आता है. जो कि इसको जो मेरे पास एक विल इफेक्ट करने के लिए आता है सर. ठीक है. तब जो मेरे ऑपरेटर ने मेरे पास भेजा रहता है सर वो विल इफेक्ट करने के लिए. सर ऐसा एक एडवोकेट है जो आपके पास आएगा करके. जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इसमें एप्लीकेंट कहाँ पे है, तो वो बता देगा नहीं सर मैं ही एडवोकेट हूँ, क्यों आपको आईडी दिखा दूँ क्या करके गुस्से से बात करें. नहीं आईडी की जरूरत नहीं. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ है सर, जो ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ना, जो हस्बैंड के ब्रदर को कर रही थी वो, तो इसके लिए मैंने जो क्या इसमें प्रोबेट तो नहीं है. नहीं प्रोबेट नेसेसिटी नहीं है, तो रजिस्टर्ड भी नहीं है. रजिस्टर्ड नहीं है डिस्टर्बन्स है. नरेश जी थोड़ा वॉइस. नरेश जी तुम्ही थांबू शकत सर? मला अच्छा हरियाणा से. अच्छा मैं बोलेगा मराठी से. हाँ सर बोले. हाँ सर बोले. हाँ सर. तो मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, तो मुझे वेरीफाई करने के लिए टाइम चाहिए, तो ये एप्लीकेशन आप हमारे ऑपरेटर के पास दीजिए. तो फिर वो बोलता है, फिर वो 1 दिन छोड़ के आता है सर मेरे पास. ये फिलहाल नहीं सर, इसके ऊपर आपके साइन चाहिए बोलता है ऑपरेटर, तो मुझे साइन करवा के दे दीजिए. तो वो मैं वेरीफाई किया था सर. वेरीफाई करके साइन करके उनसे दे दिया. तो दे के क्या बोला, जो फर्दर फॉर्मेलिटीज जो है जो उनसे कंप्लीट कर लेना है, ऐसा मैंने बोल दिया सर उनको. तो फिर वो 5 दिन छोड़ के जो 18 तारीख को जब मेरे पास आता है ना सर, तब फिर से मुझे पूछता है सर आपने ऑपरेटर से कुछ देने के लिए बोला था, वो कहाँ पे देना है. तो मैंने बोल दिया कि नहीं सर मैंने ऐसा नहीं है. जो कुछ भी एक बार मेरा साइन हो गया तो उसके मुताबिक वो डेटा एंट्री करेगा. वो अभी तो फिलहाल उसका ही काम है, अभी मेरा कुछ काम नहीं है, ऐसा मैंने बोल दिया सर. तो सेकेंड टाइम फिर से वो रिपीट क्वेश्चन करता है. फिर थर्ड टाइम बोलता है कि सर वो 5,000 कहाँ पे देना है, ऐसा बोलता है सर. तो मैंने बोल दिया नहीं यहाँ पे नहीं है, उसका जो कुछ भी है उनसे ही आप पूछ लो, इधर नहीं है आप उधर ही करके. जो वो फिलहाल उधर से जाके वो मेरा ऑपरेटर को ट्रैप करवाता है सर. जब आधे घंटे में मेरे पास जो लोकायुक्त पुलिस आके मुझे ये करता है सर, वो मुझे भी A1 बना दिया उसमें. मैंने पूछा सर उनको, नहीं मैं तो उनसे डिमांड भी नहीं किया, मेरा काम भी करके दिया है. वहाँ पे तो नो डिमांड है और वर्क पेंडेंसी भी नहीं है और मैं ट्रैप भी नहीं हुआ, और मुझे क्यों ये करे. तो वहाँ पे वो बोलता है नहीं सर, मैंने जब इनसे पूछता हूँ कि 5,000, तो नहीं इधर नहीं आप उधर जाओ,
ऐसा मुझसे बताया करके मुझे A1 कर दिया सर, और ऑपरेटर को A2 कर दिया। जब 14 डेज कस्टडी रहने से बाद में मैं FIR चेक करता हूँ तो उस FIR में उन्होंने क्या लिखा है कि जो मैंने उनसे बोला था ना फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो करके, वो इनडायरेक्ट डिमांड, ही हैज इनडायरेक्ट डिमांड ऑफ ब्राइब करके उन्होंने FIR दिया है सर मेरे अपोजिट सर। आपका और सर ना और एक पॉइंट क्या है, जब मैंने चेक करता हूँ सर 20 दिन पहले जो A2 है ना उनसे 10,000 रुपीज डिमांड किए सर, जो आई वॉज अननोन सर। उनके बीच में जो कुछ कम्युनिकेशन हुआ है सर मुझे पता ही नहीं। मैंने जो रेगुलर ऑफिस प्रोसीजर के मुताबिक आप उधर जाके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लो इतना ही बोला है सर। तो उस वर्ड का उन्होंने गलत फायदा उठा के FIR में लिखा है कि इन्होंने इनडायरेक्ट ब्राइब डिमांड किया है, तो उसके मुताबिक मुझे उसमें A1 बना दिया सर। ठीक है, कोई नीड टू वरी नहीं है। अब मेरी छोटे से बात समझो, इसका मैं कंपोजिट आपको आंसर दे रहा हूँ। देयर इज नो रिकवरी फ्रॉम यू, नंबर 1। नो सर। अक्यूज नंबर 2 जो है उससे रिकवरी है, और उसके बाद जो है गटर हमसे थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें सर, जो भी बात डिस्टर्ब होता है इसमें ना। मेरा कहना है कि जो भी अक्यूज नंबर 2 है यस सर, उससे कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, प्रोसीडिंग हुई, उसके बाद आपको ट्रैप किया गया, आप पे कार्रवाई हुई, यही है केस आपका? यस सर, यस सर। तो सर आपको करना क्या है, अपना FIR को जो है आपको चैलेंज करना है सेक्शन 17A PC एक्ट के लाइट में। अप्रूवल मिल गया क्या नहीं मिला आपका 17A का? सर अभी तो फिलहाल सर मैंने ना सर वो CRPC 482 के तहत वो स्क्वैश के लिए सर वो जाएगा ना सर, ऑलरेडी यू आर इन जुलाई, आपका 23 जुलाई का केस है ना इस साल, गए साल में। हाँ सर, तभी मैंने तो सर BNS लागू होगा आप पे, तो आप पे सर लागू होगा BNSS। यू आर नॉट सपोज टू गिव इन CRPC, यू आर सपोज टू गो इन सेक्शन 5 to 8 और BNSS, उसमें जाना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, तो मेरे पास नो डिमांड है सर, नो वर्क पेनल्टी, नो ट्रैप सर। अच्छा केस है, 17A पर रिलाई करना है आपको अगर रिकवरी नहीं है आपसे। और इसके अलावा फर्दर ट्रैप जो है इनलीगल है ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन, एंड फर्दर प्रोसीडिंग्स आर ऑल्सो बार्ड बाय जजमेंट ऑफ ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट। साइटेशन है रमेश पुरोहित बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। एक सेकंड सर, रमेश पुरोहित वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यस सर। जजमेंट डेट है 14th ऑफ सर, लेट मी कंप्लीट सर। जजमेंट डेट है 14th of May 2010। यस सर, 2010 उस पर रिलाई करना, ठीक है ना? ओके सर, ये जो 17A पे जाना है सर। हाँ, जब आपने सेक्शन बताया 17A पे रिलाई करना पड़ेगा, बिकॉज 17A अप्रूवल इज नॉट गिवन इन योर केस, और आपका अच्छा केस है इस पॉइंट पे। अच्छा सर, तो मैंने क्या किया सर, वो इनडायरेक्ट डिमांड ऑफ ब्राइब जो वर्डिंग्स था ना सर FIR में, उसके मुताबिक वो FIR स्क्वैश हाई कोर्ट में अप्लाई किया था सर। पर सर उसमें अब ये पॉइंट अगर रह गए आपसे तो इसको ऐड ऑन कर दो सर, अब अच्छा रहेगा। 17A, हाँ बस उससे तो काम। फिलहाल सर वो फॉलो अप के लिए मैंने एडवोकेट से बात किया सर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट अभी सिर्फ सबमिशन हुआ है, इतना ही बोल दिया सर। आप एक काम करना, आपको मैं नंबर दे दूंगा अविनाश M का, वो मेरा एक क्लाइंट है, उसका अभी FIR क्वैश हुआ है ऑनरेबल, नहीं क्वैश नहीं, उसको स्टे मिला है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट से। उसने खुद ने पैरवी करी थी अपनी। अविनाश M GST इंस्पेक्टर है वो वहाँ पर अपने बेंगलोर कर्नाटका में। तो उससे आप बात कर लेना एक बार, ही विल असिस्ट यू एंड गाइड यू। अच्छा सर, तो नंबर आफ्टर मीटिंग सर यू विल गेट। ओके सर, ठीक है ना? चलो ठीक है सर, वेलकम सर। अब सर केस तो क्लियर हो जाएगा ना? केस आपको नहीं, केस आपको अच्छा है, बट अविनाश M ने खुद केस को लड़ा आपने, तो वो आपको और अच्छा गाइड कर पाएगा। क्योंकि सर आपकी एक तो ब्रांच है बेंगलोर में कर्नाटका में, और एक कोई एरिया पड़ता है धारवाड़ करके, शायद वहाँ ब्रांच है आपकी। मेरा जो धारवाड़ है सर, धारवाड़ हाई कोर्ट में मेरा एरिया आता है। धारवाड़ है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर सर तैयारी उनसे कर लेना मिलके एक बार आप। ठीक है सर, अविनाश M। उसके बाद वो खुद आपको असिस्ट करेगा भी कैसे करना है, एंड देन यू रिक्वायर एन एडवोकेट, तो फिर मैं आपको असिस्ट कर दूंगा उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना? चलो थैंक यू सर। ठीक है सर, इसको अभी क्या है, विड्रॉ करना है सर? सर अभी कुछ मत करो, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, अभी पहले आप सलाह करो अविनाश M से, देन वी विल डिसाइड द फर्दर कोर्स। यस सर, ठीक है ना? मिस्टर सर विशाल जी अवेलेबल हैं? नहीं, चलो रोशन मैडम, ये रोशन सर, रोशन बख्शी साहब अवेलेबल हैं? चलो नहीं, विजय मैडम अवेलेबल हैं? विजय यादव जी, ठीक है जी। यस सर मैडम, यस मैडम। हाँ सर नमस्ते। आपने केस स्टडी जो मेरा लिखवा दिया है जी मैडम, आपको याद रहेगा? बिल्कुल ध्यान है मैडम। हाँ,
फ्रॉम महाराष्ट्र. मराठीमध्ये मी घेतलं मॅडम, मला माहिती आहे मॅडम, सांगा ना मॅडम. माहिती आहे सर. त्याच्यामध्ये सर आता एक अपडेट झाली नाही, इथेच मॅडम हिंदी रेकॉर्ड आहे मॅडम, इथेच हिंदी रेकॉर्ड आहे, कारण की इथेच क्लाइंट्स हिंदी भाषी आहे. दे विल नॉट बी अंडर. यस सर, यस सर, मैं हिंदी में बात कर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. जो कंप्लेनेंट है उस मेरे केस में वो सर लॉयर है जी. और उसने कंप्लेंट ये की हुई है और जिसका काम था वो पेंडिंग ही नहीं था, वो अलग लेडी थी. एक मुद्दा ये पॉइंट है. और दूसरा वो हैबिचुअल ऑफेंडर है. और अभी ये बात सामने आ गई कि जिस कोर्ट में केस चल रहा है मेरा, मैंने वो आरटीए में उसका सब डिटेल्स भी ले लिया. उसी कोर्ट में मेरे पहले से 1-2 साल से पहले एक उसी का वही कंप्लेनेंट है और उसका केस अभी वो स्टार्ट होने वाला है. तो सर ये दोनों पॉइंट पे क्या डिफेंस रहेगा मेरा? सर आप जजमेंट नोट करें मैडम, आप इसी पॉइंट पे जो आपकी क्वेरी है. प्रमोद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. प्रमोद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. जजमेंट बाय ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट. Yes. Judgment date is 16th of November 2022. Yes. तीनों पॉइंट कवर है इसमें आपके. जो कंसेंट व्यक्ति है ही इज हैबिचुअल. Yes. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज टोटली अ कल्प्रिट, और उसने एक स्टोरी कॉन्कोर्ट करा है फंसाने के लिए आपको. एंड ऑन द डे व्हेन यस 9 जून 2017 का केस है मेरा. यस सर, यस आई रिमेंबर. जब प्रोसीडिंग हो रही थी, नो वर्क वाज पेंडिंग विद यू. यस सर. तो इस जजमेंट से आपको राहत मिल जाएगा. जजमेंट आप पढ़ के इसको आगे प्रोसीड करना. यस ओके सर. ठीक है. अनदर क्वेश्चन मैडम. सर दूसरा मतलब आपने जो डिमांड के बारे में अभी बता रहे थे आप, तो वो जब डिमांड के टाइम पे आई, वर्क तो पेंडिंग नहीं है, ये सब वो उसने जोड़ तोड़ के किया हुआ है. लेकिन जो एसीबी बता रही है कि डिमांड जो प्रूव करने का मेरे बारे में, तो वो उन्होंने जो बोला है वो कंप्लेनेंट बताता है कि मतलब उंगलियां दिखाकर मैंने डिमांड की. और डिमांड के टाइम पे जो पंच वो के साक्षीदार जो बताए हुए वो पंच भी प्रेजेंट नहीं थे. मैंने केस देखा वैसे आपका कि आपके तो वैसे कोई डायरेक्ट डिमांड तो आपके है नहीं. डिमांड जो है सिर्फ इतना सा है कि आपने उसे मिलवा दिया. अल्टीमेटली व्हेन ही केम टू यू हैड कंफर्म्ड द सेम बाय गेस्चर्स. ये तो है. तो इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक केस ऑफ डिमांड. आपको रिलाई करना है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी पे. जजमेंट है 17 मार्च 2023 और एक रिसेंट जजमेंट है, आप लिख लीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रकाश. जजमेंट डेट है 2nd ऑफ May 2025 बॉम्बे हाई कोर्ट. सेम केस आपके जैसा केस है बिल्कुल, उस पर लड़ाई कर लेना आप. यस सर, थैंक यू. ठीक है ना. ठीक है मैडम. हाँ सर. अब चलते हैं अपन नेक्स्ट. विशाली तो नहीं है. रोशन जी सर अवेलेबल है. रोशन सर. फिर उसके बाद है नरेश जी का नंबर है. नरेश सर अवेलेबल है. गुड इवनिंग सर. इवनिंग सर. कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सर मैं अभी अंबाला हरियाणा से कर रहा हूँ. मेरी परसों भी सर आपसे बात हुई थी. परसों 1527. अच्छा 15. अच्छा ठीक है. हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर जी सर. सर ऐसा है 2014 का मेरा मैटर है. वैसे तो मेरी डिस्कस हो गई थी. मैं एज ए क्राइम ब्रांच इंचार्ज पोस्टेड था. एक मेरे पास एक्यूज्ड वांटेड था. मैंने उसको नोटिस दे के बुलाया. एज पर लॉ मैंने उसकी CDR लिखी, सब कुछ लिखा हुआ है. उसके बावजूद भी जो 2 आदमी उसको छुड़वाने के लिए रेपुटेटेड आदमी थे, उनमें से एक के ऊपर 2 महीने बाद एलिगेशन लगा दिया कि ये मीडिएटर है पुलिस का, और जो इंस्पेक्टर है इसके थ्रू मेरे से पैसे मांग रहा है. जबकि मेरी डायरेक्ट कंप्लेनेंट से कोई बात ही नहीं है. और जो मीडिएटर है जिसको ट्रैप में पकड़ा था, उस मीडिएटर से भी मेरी ट्रैप से 25 दिन पहले कोई बात ही नहीं है. ना हम इकट्ठे हुए, ना सिर्फ एक बात पे इन्होंने बनाया कि जी 25 दिन पहले बात है CDR की, मीडिएटर की. लेकिन चलो मुझे क्लीन चिट हो गई, सब कुछ हो गया. लेकिन उसमें कोर्ट को सजा कर दी. मेरे वाले पार्ट को जज ने डायरेक्शन दे दी कि आप सैंक्शन लेके आओ, इसके खिलाफ हम ट्रायल करेंगे. तो उसमें विजिलेंस थी मेरे स्टेट, मेरे हक में हाई कोर्ट चली गई कि जज डायरेक्शन नहीं दे सकता. तो उसमें 5 साल से स्टे लगा हुआ है. तो अब सर बस मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या कोर्ट डायरेक्शन दे सकते हैं, और CDR की क्या वैल्यू है कि जबकि 25 दिन से पहले मेरी मीडिएटर से भी कोई बात ही नहीं है,
और कंप्लेनेंट से तो कभी कोई बात ही नहीं हुई। चलो मैं सर आपका जो क्वेरी है उसी को फेस करता हुआ, यहाँ एक बंदा मौजूद है शैलेंद्र गौड़ साहब करके, शायद होंगे मीटिंग में, है ना शैलेंद्र जी? तो उनके केस में भी ये स्थिति हुई थी कि सैंक्शन जो है रिफ्यूज़ हो गई एंड इट इज मेरा सर निवेदन सुनिए एक बार, रिफ्यूज़ल हो या सैंक्शन नहीं दी बात बराबर है। पॉइंट ये है कि कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है कि आप सैंक्शन लेके आइए, इम्पेरेटिव डायरेक्शंस, तो ये डायरेक्शंस इलीगल है अपने आप में। अभी केस आपका पेंडिंग है, शायद मेरे को ध्यान है कि स्टे उसमें लग गया आपका, और केस पेंडिंग है 5 ईयर से। जी जी जी। तो आपको जो है एक तो इंटरव्यू अभी नहीं करना है, केवल प्रिपरेशन रखनी है इंटरव्यू करने की इन केस द कोर्ट इज गोइंग टू पास एनी एडवर्स ऑर्डर। तो हमको रिलाई करना है सेक्शन 401 सब क्लॉज 2 CRPC पे, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, सो जाओ आराम से। CDR की कोई है सर? CDR की वैल्यू है? बस इतनी एक क्वेश्चन है सर सिर्फ। सर किस कॉन्टेक्स्ट में CDR की वैल्यू? कि जैसे जो मीडिएटर पुलिस ने पकड़ा था ना जी, ACB ने, उस मीडिएटर से जो कोर्ट पॉइंट उठा रही है ना जी, भी मैं कॉग्निजेंस लूंगा कि 25 दिन पहले इसकी CDR से मीडिएटर से बात है, ट्रैप से 25 दिन पहले सर। चलो उस पर मैं आपको लिखाता हूँ सर। मेरा एक तय करा हुआ फैसला है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट से, अनिल कुमार पारिक जी वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, वर्सेज राजस्थान जी। नहीं, स्टेट ऑफ राजस्थान का सर फैसला ये, उसमें 2 मुलजिम थे, शीला चावला एंड अनिल कुमार पारिक। तो अनिल की सिर्फ बातचीत थी, मतलब बातचीत में CDR थी इसके खिलाफ और कुछ भी नहीं था। तो कोर्ट ने क्या करें CDR का, तो बोले साहब बातचीत तो हो ही रही है, कोर्ट ने का प्रमाण नहीं है, स्पेसिफिकेशन लेकर आओ। अल्टीमेटली इट वाज क्वेस्ट क्वा मींस उसकी हद तक क्वेश हो गया अनिल कुमार पारिक की हद तक। तो नंबर वगैरह है कोई सर? नेट से इजीली मिल जाएगा। ये जजमेंट मेरे को ध्यान आ रहा है, ये मैंने कराया 2014 या 15 के अंदर, ये मुझे कंफर्म है। अनिल कुमार पारिक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस इसमें, हाँ ध्यान रखना, 2 मुलजिम है इसमें, क्योंकि जब आप उसको सर्च करोगे ना तो उसमें डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। 2 अक्यूज हैं, अनिल पारिक एंड शीला चावला। ठीक है, थैंक यू सर। वैसे मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैंने टोटल बेनिफिट ले लिए, अपने राष्ट्रपति मेडल ले लिया, पेंशन पूरी मिल गई जी, लेकिन फिर भी मैं आपसे लगातार संपर्क में रहूंगा। आप तो खाटू श्याम जी की भक्ति करो, जरूरत ही नहीं सर मेहमान की, खाटू श्याम जी के पास जाओ तो वही भला होगा आपका। ठीक है चलो। हाँ सर नेक्स्ट चलते हैं अपन अपने मैडम थॉमस है, कोई क्वेरी है मैडम आपका? मैडम थॉमस का? Sir, no specific query. No specific I'm just here to learn and listen. Thank you. And I want to inform all of you that she is from Karnataka and she is an advocate. And if anyone is having issue in Karnataka zone or in zone nearby to Karnataka, they may consult with ma'am also. Thank you. Okay ना? नूतन जी अवेलेबल है? नूतन जी मैडम, हेलो। अच्छा नूतन जी, हाँ सर। सर कहाँ से बात कर रहे हैं? सर उत्तर प्रदेश हरिद्वार। अच्छा उत्तर प्रदेश हरिद्वार जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हमारे केस चल रहा था मेरे फादर का, जो जनवरी 2023 में ACB का ट्रैप हुआ था, तो सर उसमें बेल हुई थी मई 2023 में आफ्टर चार्जशीट। उस केस में ना, हाँ चार्जशीट फाइल होने के बाद, तो उसमें सर ये था कि हाई कोर्ट ने बहुत सारे डाउट्स उसमें रेज किए थे, जिसमें एक डाउट ये रेज किया था कि जो कंप्लेनेंट है वो नेचुरल पार्टी नहीं है, मतलब उसे डाउट रेज किया था कि वो नेचुरल पार्टी है या नहीं। और दूसरा ये डाउट रेज किया था कि जो हमारा मतलब जो काम था, वो जो जिस काम के लिए वो जो ब्राइब थी वो हुई थी, वो उसके लिए वो एक्चुअली उस पर भी डाउट किया गया था कि वो पेंडिंग था या नहीं पेंडिंग था। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेल हो गई थी और बेल अप्रूव हो गई थी, तो सर अब ना वो जो हम कंप्लेनेंट है वो मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स के लिए RTI वगैरह फाइल कर रहा था, तो अभी तक तो वो रिजेक्ट कर दिया है जो है डिपार्टमेंट ने। बट क्योंकि ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि वो हाई कोर्ट से हमारे इमूवेबल मूवेबल एसेट्स की इंफॉर्मेशन ले ले, जो कि बाद में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के लिए यूज करे। तो सर मुझे ये पूछना था कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाले केस में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो इनिशिएट ना हो, और अगर हो जाए तो फिर उसको कैसे प्रोसीड करना है? सर आपको छोटे से बात समझनी है, एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, डेट मुझे ध्यान है, डेट है 4 दिसंबर 2024। जो मामले होते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ एसेट के, उसके लिए बेसिक है सर्वे आउटकम एंड सर्वे रिपोर्ट। अगर सर्वे रिपोर्ट आपको सर्व नहीं हुआ है, देयर इज नो नीड टू वरी।
अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस सर फालतू में क्यों तैयारी करें, क्योंकि सर एक्चुअली क्या है, ये जो इन्फेक्शन है ना, ये डिपेंड है इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स पे। जो भी आपके मिसमैच आएगा वो कितना ये बताते हैं, उस पर हमको होमवर्क उसके बाद ही करना होता है। तो अभी इन एडवांस देयर इज नो नीड टू वरी, जस्ट हैव अ रिलैक्स, सो जाओ आराम से। और सर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक उसका है, वो अभी तक कोई एविडेंस तो कोई मतलब ट्रायल पे आ गया है कुछ, अभी गवाही है 26 तारीख को जो कंप्लेनेंट है उसकी, तो अभी तक कोई मतलब एसीबी की तरफ से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह सच कोई अभी तक नहीं दिया है। तो क्या वो आगे भी दे सकते हैं या फिर अब स्टार्ट हो गया केस तो नहीं? सर देखो, डिवाइस वो सबमिट कर सकते हैं, बाद में मनाही नहीं है, बट पॉइंट ये है कि जो भी सबमिशन है उसका सोर्स ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है, मिसमैच कर रहा है, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। पर उसके लिए सर वही है कि जो आपके एडवोकेट्स हैं आपके जोन में वो अच्छे रखो, आप जो टेक्निकल जानते हो बातों को। टेक्निकल वो नहीं जानेंगे तो वो जेरे नहीं कर पाएंगे, बाद में दिक्कत आएगी फिर अपने को। तो कोर्ट कुछ भी कहते रहे जी। सर ये पूछा था कि सोर्स का कैसे पता चलेगा? मतलब सर आप एक बात समझो, अपने घर में फ्रिज होता है, आप कोई आर्टिकल उसमें रखते हो और सुबह आते हो आपको आर्टिकल गायब मिलेगा, तो आप क्या करोगे? डाउट करोगे ना, चुराया किसने। तो आपको डाउट करने का रीजंस कहाँ से मिला? आपके पास एक प्रॉपर स्टोर रूम था, आपने वो आर्टिकल रखे, गायब हो गए। तो ऐसे ही हमारा कानून ये बोलता है कि वी हैव टू मेंटेन प्रॉपर माल खाना। माल खाना बेसिकली एक स्टोर रूम होता है जिसमें आर्टिकल को रखते हैं, जब भी निकालेंगे एंट्री होगा, फिर जमा कराएंगे एंट्री होगा। अगर वो एंट्री नहीं है या एंट्री मिसमैच है तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो वो इसलिए बार बार सर आपको फाइल खुद से पढ़नी है, आप नोट्स बना लो और जहाँ भी आपको एरर्स दिखते हैं वहाँ पर आप राय लो एक्सपर्ट की, उसके बाद ही राय लो। So can I add a point here? Yes, madam. Yeah, just to help and to support what you're saying, sir. It's actually quite simple. If a person is producing any kind of electronic evidence later on in a trial, it can be easily disputed based on how it was sourced. So when they are producing a document or any device or a CD or a pen drive or something, then they have to ensure the source that it was got from and what is the reason for delay in producing it so. And at that point on technicality, you can ensure that that evidence gets thrown out. That is a possibility. कुछ क्लियर हुआ नूतन जी आपको? मैडम का ये बताऊँ आपको हिंदी में मैं सर थोड़ा सा आवाज चढ़ गई थी बीच में सर। ऐसा है कि मैं हिंदी में बोलूं? हाँ हिंदी में बता दीजिए मैडम को जी। मैं आपको सुनाई दे रहा है ना सर? जी जी। हाँ, ऐसा है कि अगर कोई भी ट्रायल के दौरान पहले अगर एविडेंस नहीं डाला है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे कि सीडी, पेन ड्राइव जो भी हो, सीसीटीवी फुटेज, बाद में वो लोग ला रहे हैं, ट्रायल थोड़ा 1-2 साल होने के बाद में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, 63 सर्टिफिकेट अंडर BNSS प्रोड्यूस करना, अंडर BSA प्रोड्यूस करना पड़ता है। एंड बेसिकली इसमें अगर वो पता रहता है कि किस तरह से ये CD या ये डॉक्यूमेंट या एविडेंस को सोर्स किया गया है, तो उसमें आप टेक्निकलिटी निकाल के उसको रिजेक्ट करवा सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जब ये लेटर प्रोड्यूस किया जाता है, केस ट्रायल चलने के दौरान काफी लेटर प्रोड्यूस किया जाता है ये एविडेंस को, तो फिर कोर्ट को कन्विंस भी करना पड़ता है कि इतना लेट क्यों प्रोड्यूस किया है। ओके, क्योंकि एक कंप्लेंट तभी फाइल होती है जब एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है और सारा सबूत इकट्ठा किया जाता है। आप बाद में सबूत ला रहे हो तो आपको ये इट इज कम्प्लीटली उसी इंसान पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है प्रूव करना कि भाई आप इतना लेट क्यों लेकर आए इसको, है ना? क्योंकि हाँ, कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्कॉक्टेड है या असली है या रियल है या वेदर इट इज वैलिड और नॉट, क्योंकि सबके राइट्स प्रेजुडाइज हो जाते हैं इसके वजह से। मैम एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारा ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फर्स्ट गवाही उसकी होनी है जो कंप्लेनर है। ओके, तो तब भी ये लोग मतलब इस टाइम पे भी दे सकते हैं ना? हाँ, दे तो सकते हैं, लेकिन कभी भी वो लोग कुछ भी प्रोड्यूस करें, उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा कि कब इस एविडेंस को सोर्स किया है,
कब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कब इसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एट व्हाट पॉइंट ये एविडेंस मिला है उनको, ये सब कुछ आना चाहिए. इट शुड बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली. देयर इज प्रॉपर चेन ऑफ कमांड व्हेन इट कम्स टू एविडेंस. थैंक यू. ये मेरा वाला क्वेश्चन हो गया सर. जीडी एंट्री मस्ट होती है ना? हाँ अच्छा, वो आ गया ना आपका. ठीक है चलो. तो बस इसमें सर आप सब लोग एक पॉइंट नोट कर लीजिए. मैडम के पॉइंट में मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ. जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस राम सिंह वर्सेस राम सिंह, EIR 1986, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 3. तो सोर्स ऑथेंटिकेशन पे भी अपने को काम करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू वर्क ऑन माल खाना, दैट इज कॉल्ड स्टोर रिकॉर्ड ऑल्सो. ठीक है ना सर. अपन नेक्स्ट ले लेते हैं अभिषेक जी को. अभिषेक जी अवेलेबल है? अच्छा हो गया, अभिषेक जी हो गया. कार्तिक जी अवेलेबल है? सर यस अवेलेबल सर. यस सर, टेल द इशू सर. This is the first time. Sir, your voice is not clear, sir. You are not audible. Sir, am I audible, sir? Yes, sir. Now you are audible, sir. Yes, sir. Sir, this is the first time I am meeting you, sir. Yes, sir. My Sir, no, sir. Your voice is not audible, sir. Sir, remove earpiece, sir, or microphone you are having, so that it could be a clear communication. No, sir. I don't have any microphone. No, sir. Now it is stable, sir. Now continue, sir. Sir, my case is on 29/11/2024, sir. 5 months हो गया अभी तक. मेरा एक क्वेश्चन था. एज कंप्लेंट 164 स्टेटमेंट दे चुका है नहीं. इफ ही गिव 164 स्टेटमेंट, shall I convince him? If he is not given 164 statements, he is eligible to give in favor of myself. Sir, if he is giving, then you may convey. But point is that on what point he is going to help you? किस पॉइंट पे आपकी हेल्प वो करना चाहता है? So he is saying that the wrong person have chosen to trap. A section is not my, sir. Okay. Section is not ours. He pretend to give trap me. हाँ. सर फिर आप एक चीज़ नोट कर लो. अगर आपको स्टेटमेंट चेंज कराना है उसका, इफ यू वांट टू चेंज द स्टेटमेंट ऑफ द कंसर्न कंप्लेनेंट, then rely on judgment. Sir, I'm going to narrate you. Just give me 2 seconds. Yes, I got it. Judgment is of Honorable Bombay High Court. State of Maharashtra versus Prakash. State of Maharashtra versus Prakash. 2nd May 2025, Bombay High Court. 2nd May 2025. Judgment date. 20. Okay. In that case, complainant changed the version in the statement before the court. Yes. And even you may take the same as a possibility that whenever the statement is going to be recorded, even in 164 of CRPC, and he deposed that you are not demanded, and inter alia you are wrongly erred or implicated in the case, in that scenario you could have the benefit. So whatever statement is to be given, you may draft the same in the light of said judgment. Okay, no? Actually, the section is not considered my section. Inward, outward papers also not available with me. That's why he came to me and he trapped me. So that approach after bail, he would say that the target person is not. Sir, yes, sir. In your case, you are having 2 points. The custody of chain is not complete, and apart from that, the alleged scenarios is not reposing any confidence in the case of prosecution, because the concerned complainant is about to change the witness statement, as you told earlier. And apart from that, if the consent chain is not complete and there is a breakage, then we could have the benefit. But we have to rely on the said judgment which I told you and narrated you on that point. Okay, no? Okay, sir. Okay. सर एक बार ले रहे शक्ति सिंह जी को. शक्ति सिंह जी अवेलेबल है? जी सर. हाँ सर. हाँ सर, नमस्कार. बताएं सर. नूतन भैया. तो सर मैं कॉन्टैक्ट कोशिश भी कर रहा हूँ, पर आज वो शुभ दिन आया है. मैं आपके नौकरी कर रहा था, तो 2015 में ट्रैप केस है मेरा. जी सर. पेंडिंग. सर
क्वेश्चन है व्हाट इज रेलेवेंट। सर आपकी आवाज़ कट रही है वहाँ से, सर नेट का इशू आ रहा है आपके। अच्छा सर, मैं बिल्कुल सामने रख लेता हूँ। हाँ अब सर आप क्लियर होगा? आप क्लियर है, आप क्लियर है। तो मेरे केस का थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूँ, उसी में कुछ क्वेश्चन है सर, बस आपका समय मिला है तो सर 2 क्वेश्चंस पूछने हैं आपको। सर मुझे एलिमेंट्री ब्रीफ कीजिए आप, है ना। हाँ सर, मेरे केस में है ना एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देके किसी एक मेरे ही दोस्त को कंप्लेनेंट बना के एसीबी ने कार्रवाई कर दी, जबकि उसका कोई मेरे पास डायरेक्ट पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं था। और क्या मेरा क्वेश्चन है कि इस क्रिमिनल केस में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देकर वहाँ पे कोई कंप्लेनेंट बन सकता है क्या? उसने लिखा कि मेरे दोस्तों की बेल नहीं करने के एवज में आईओ फलाना सिंह मुझसे रिश्वत मांग रहा है जो मैं देना नहीं चाहता। अटॉर्नी होल्डर कैन नॉट बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिमिनल केस, स्ट्रिक्टली बार्ड है। क्रिमिनल केस को वो फाइल तो कर सकता है बट उसमें वो टेस्टिमनी अवॉर्ड नहीं कर सकता है। कोई जजमेंट हो तो बताइए। एसी नारायणन वर्सेस स्टेट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2015 का। 2015 जी सर। ठीक है सर। अच्छा सर, आगे का मैं बताना चाहूंगा। ड्राफ्ट सेंक्शन के ऊपर ड्राफ्ट सेंक्शन के बेस पे वो मेरी प्रोसिक्यूशन सेंक्शन जारी कर दी बिना एफएसएल रिपोर्ट और बिना ट्रांसक्रिप्शन के देखे हुए। और मेरा यहाँ क्वेश्चन ये भी है सर, क्योंकि हमारे दिल्ली पुलिस में आजकल है ना कम से कम 20-25 लोग ऐसे हैं जो सेंक्शन के बेस पे डिस्चार्ज ले गए, और हालांकि एजेंसी हाईकोर्ट चली गई, दिल्ली हाईकोर्ट मिला। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ निकल के आता है कि डीसीपी जैग और सैग 2 कैटेगरी के होते हैं, तो मेरे केस में जो जैग कैटेगरी के डीसीपी ने दिया है, क्या मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ क्या? और इसमें एक क्वेश्चन ये भी है सर, जो सेंक्शन मेरी जिस तारीख पे उन्होंने ग्रहण करी थी उसके बाद भी मेरे केस में इन्वेस्टिगेशन आईओ कर रहा था, 161 के बयान लिख रहा था, तो क्या वो कंटिन्यू अपनी इन्वेस्टिगेशन को कर सकता है क्या सेंक्शन के बाद भी? क्योंकि मैंने सुना है कि सेंक्शन तो लास्ट में ली जाती है। इसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन का है सर, आप कहो तो अभी बताऊं सर। 2 क्वेश्चन एक तो ले लिया मैंने आपका, अब सिंपल इसको कंक्लूड कर रहे हैं। जो आपका सैंक्शन वाला पॉइंट है ना सेक्शन 19 के ऊपर, उसमें एक बात को समझिएगा कि सैंक्शन जो लेते हैं उसका पर्पस क्या है। सैंक्शन अपन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रोसीड करना है उनको आपके खिलाफ, और सैंक्शन लेना एक इम्पेरेटिव पोजीशन है कानून के अंदर, और सेक्शन 19 बाध्यकारी बनाता है इसको। सैंक्शन कौन देगा? हु इज कॉम्पिटेंट टू रिमूव यू। तो जो आपको रिमूवल कर रहा है, क्या उसने डॉक्यूमेंट्स को पूरा देख लिया, जांच कर ली, कंसिडर करा नहीं करा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट है कि सैंक्शन जारी कर दी, फिर से वो स्टेटमेंट ले रहे हैं, फर्दर एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या गलत है या नहीं? सीधा सपाट इसमें सटीक लॉ है, दादा साहिब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जी सर। और जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, डेट है 27/11/2024, उस पर अप्लाई करना है आपको। जी सर। उससे रास्ता निकल। जो प्रोसिक्यूशन सेंक्शन का डिस्चार्ज ले रहे हैं उसमें नंजप्पा वाली जजमेंट है, देविंदर सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा वाली है, गोपाल भाई गुजरात वाली है। सर जजमेंट अनेकों, ये जो बेस जजमेंट है वो तो है सीबीआई वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल। जी सर। उसके बाद अनेकों जजमेंट आ गई, और जो रिसेंट फैसला मुझे ठीक लगा पढ़ने में, जहाँ लगा अप्रोच हुई है, वो है दादा साहब वाला फैसला, उस पर अपन अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। सर अब मेरा ट्रांसक्रिप्शन को लेकर एक क्वेश्चन है। इसको सर मैं आखिरी में लूँगा सर, अगर अच्छा क्वेश्चन आपका है जिससे मैंने वादा करा अविनाश जी को भी, तो मैं लूँगा सर उसको, पर लास्ट में लूँगा सर उसको मैं, ठीक है ना, ताकि मैं कंक्लूड करते हुए चले इसको। डॉक्टर महेश बुब तो है नहीं, डॉक्टर महेश बुब जी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है। चलिए, कमलेश जी का हो ही गया, रहमतुल्लाह जी रह गए इसमें लास्ट में। रहमतुल्लाह जी हैं? रहमतुल्लाह जी भी नहीं है, ठीक है। विष्णु जी का हो गया ना? विष्णु जी सर हैं अवेलेबल? विष्णु जी, मुकेश जी? यस सर। हाँ सर, विष्णु जी, हाँ सर। हेलो सर, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ एंड मेरे 2 क्वेश्चन है सर। हाँ सर। एक तो सर एक क्लियर कट ये क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास किसी का वर्क पेंडिंग है, किसी एक ओनर का, बट वो कंप्लेंट नहीं करता है, कंप्लेंट करता है कोई थर्ड पर्सन इन विजिलेंस, तो उसके सपोर्ट में मेरे पास कुछ है डॉक्यूमेंटेशन कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, और कर सकता है तो किन केसेस में कर सकता है? सर मेरी बात समझिए छोटा सा, आप कंप्लेंट कोई भी कर सकता है करप्शन की, इसमें कोई बार नहीं है, पर अगर स्पेसिफिक केस है सेक्शन 7 का, सेक्शन 13(1)(b) का, 13(1)(a) का, जहाँ विक्टिम होना जरूरी है, अगर वहाँ थर्ड पार्टी पिक्चर में आ रही है, देन इट इज़ फेटल फॉर द प्रोसिक्यूशन। सब्जेक्ट मैटर में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर वो नहीं है देन इट इज़ फेटल। ठीक सर, इस पे सर कोई जजमेंट है? एक जजमेंट है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का है, मुझे ध्यान है, दिनांक है 9/11/2022, आई एम डैम श्योर। उसका टाइटल क्या है एग्जैक्टली मैं लिख के भेज दूंगा आपको, बट मुझे तारीख ध्यान है उसकी, ठीक है ना। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने सर को भी लिखा है अभी, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का AC नारायणन वर्सेस स्टेट,
कि अटॉर्नी होल्डर सबमिशंस दे सकता है बट डिपोज नहीं कर सकता है। और यह तो जी मेरे केस में सर जो कंप्लेनेंट है मतलब जो ओनर है वो कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं किसी चीज का इश्यू नहीं चाहता, ओनर की तरफ से कोई कंप्लेंट। हाँ तो सर फ़ायदा मिल जाएगा ना आपको, उसका जो भी इन्फेक्शंस आ रहे हैं केस के अंदर या डायलूशंस आ रहे हैं उसका फ़ायदा मिल जाएगा अपने को। व्हेन इज़ नॉट सपोर्टिंग द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, कि मुझे कुछ पता ही नहीं है या मैं इस केस में कोई ताल्लुक रखता ही नहीं हो, देन वी कुड हैव द बेनिफिट सर। And sir, another question is regarding sir 17A. Like in my case, मेरे केस में सर प्रॉपर डिमांड नहीं है, वो जेस्चर्स वाली बात है कि जेस्चर्स के थ्रू आपने कन्वे किया है। हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे को एक्यूज्ड जो है मेरे वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनकी डिमांड की रिकॉर्डिंग है, तो उनका वॉइस सैंपल भी हुआ है और मेरे से सर कोई रिकवरी नहीं है, मेरे से कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं है। ड्यूरिंग रेड टाइम मैं ऑफिस में भी प्रेजेंट नहीं था, तो इन्होंने मुझे बुलाया, उसके बाद मेरे से पूछा, मैंने कहा कि मेरा कोई कॉर्पोरेशन नहीं है इनके साथ। उसके बाद इन्होंने रात, ये 3 बजे की बात है, उसके बाद इन्होंने मुझे रात को 8 बजे अरेस्ट किया है, मुझे अपने ऑफिस में बुला के कि हमें आपकी फाइल रीड करनी है इसलिए आप आ जाइए, हम थोड़ी देर में आपको भेज देंगे। तो क्या इस केस में 17A लागू होगा? बिकॉज 17A मैंने पढ़ा, उसमें नो एक्सेप्टेंस एंड नो रिकवरी के बेसिस पे हम 17A। मैं सर आपको जजमेंट ही दे रहा हूँ, जजमेंट है रानी धान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का। यस सर, मैंने रीड करी है और वो उसमें क्या ऑफिशियल एक्सेस अगर आपका दिख रहा है, आप पर केस में वो है ही, कोई डिमांड नहीं है, नहीं सॉरी कोई रिकवरी नहीं है आपसे, देन वी कुड हैव द बेनिफिट सर। उस स्लाइड में आगे बढ़ जाओ सर आप। सर मतलब मैं वही रिकवरी वाले पॉइंट पे मेरा जो मेन कंसर्न है वो यही है कि रिकवरी और एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन उनका मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उनकी तरफ से ये ऐसे आता है कि आपने किसी और के थ्रू तो रिकवरी और एक्सेप्टेंस दिखाई है ना। नहीं सर, आप समझिए बात को भाई, कोई अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो जो लिंकिंग एविडेंस है 120B IPC की या सेक्शन 61 BNS की, इट मस्ट बी सस्टेनेबल। अगर इस तरह का फैक्ट रिकॉर्ड पे नहीं है, जनरल एलिगेशंस हैं, बार्ड एलिगेशंस है, इट कुड नॉट बी अ बेसिस टू अज्यूम दैट कि आपने किसी को कहा और उसने आपके बिहाफ पे एक्सेप्ट कर लिया। सर वो ऑफिस के कलीग हैं, तो उस सेंस में उन्होंने तो 164 में मेरे खिलाफ बयान भी दिया मेरे को। सर आप एक काम करिए, आपके सेक्शंस कौन से हैं? सेक्शन 7A लगा होगा एक, तो अपने पे एक सेक्शन 7 होगा। 7A एंड 120। आपका सर कब का केस है आपका ये? सर मेरा अप्रैल 24 का केस है और मेरी चार्जशीट नहीं आई है अभी। सेक्शन 7A एंड 120B। सेक्शन 7 है सर इसमें, ये 7 नहीं है सर? 7 है, 7A 120B। हाँ सेक्शन 7 है, 7A ना। तो इसमें आप एक काम करना कि इसमें जो कंसेंट अपना जो केस है उसमें आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट ऑफ डिस्चार्ज जो है लगा देना, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। और एक बात ध्यान रखना कि 7A जब लग गया है तो वहाँ पर एप्लीकेशन नहीं होगा 120B का। सर 7A के साथ 120B नहीं लग सकता? इसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, क्योंकि उसमें एलिमेंट है कॉन्स्पिरेसी का और उसमें एलिमेंट है इन्फ्लुएंस करने का। अगर वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है या आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वाइस वर्सा, तो ऐसे सिनेरियो में देयर इज नो क्वेश्चन फॉर एनी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है ना? तो वो तो उसमें जजमेंट असर, इसमें बहुत सारे जजमेंट अभी हैं ऑनरेबल कोर्ट के भी, तो उस पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। सर एक आधा कोई आप मुझे रेफरेंस दे दें तो। सर मैं आपको एक काम करूँगा, मेरे क्लाइंट ही है, उन्होंने लिया है प्रोसीडिंग में स्टे, उनका नंबर ही दे दूँगा आपको मैं, तो उनसे आप बात कर लेना सर। और क्या, तो वो भी चंडीगढ़ में ही है आपके। क्या नाम है सर? सर नाम भूल गया मैं, ही इज़ अ बिजनेसमैन। तो उनको जो उन पर भी हुआ था केस इसी पॉइंट के ऊपर, तो ही गॉट द बेनिफिट। ठीक है ना? हाँ, ताकि उनके जजमेंट रिलाई कर रखे उन्होंने, तो वही आपको शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और बाकी सर मैं एक जस्ट वैसे था कि मैं क्वेश्चन के लिए प्रेफर करूं कि नहीं सर, डिस्चार्ज के लिए क्वेश्चन में जाना ही नहीं अभी आपको, केवल डिस्चार्ज के लिए प्रेफर करना है। थैंक यू सो मच। ठीक है ना? ठीक है सर, आगे चलते हैं अपन। और कौन रह गए? रहमतुल्लाह जी रह गए? बात कर रहा हूँ सर, कर्नाटक का बेलगाम से। हाँ सर। सर 1-2 सेकंड, जब ये अभी जो विष्णु जी के सर अभिषेक जी सर मैं आपका लूँगा सर, मैं आपको केस सर आखिरी में लूँगा मैं। सर अभी जो रह गए सर उनको देख लेते पहले, ताकि मान लो किसी को जाना हो मैसेज सर पेपर कर। नितिन जी हो गए ना? हाँ मुकेश कुमार सर। हाँ सर बताएं सर। मेरा केस अभी ट्रायल स्टेज पे है सर। जो परिवादी है सर, उसने बयान दिया है कि मैंने कोई रिकॉर्डिंग जो है एसीबी को नहीं दिया है। जी सर। और न ही सैंपल लिया गया सर हम दोनों का। हाँ। परिवादी का भी नहीं लिया गया, आरोपी का भी नहीं लिया गया सर। और पंच विटनेस का ये कहना है सर कि हमने जो पैसा देते हुए न देखा है न सुना है। और क्रॉस क्वेश्चन में सर एक जो पंच विटनेस है ये बोलता है कि हम पहली बार अंदर गए तो पैसा मिला नहीं, फिर वहां से 200 मीटर दूर थाने गए, थाने में लेके गए, फिर उसके बाद
हमारे आंखों से आधा घंटा ओझल रखे उसको, कड़ाई से पूछताछ किया गया, फिर वापस गए, फिर वहां से रिकवर हुआ पैसा। तो सर आप खुद बताओ, आप सर खुद बताओ क्या लग रहा है केस आपको, ये प्रॉपर केस इतना इसमें एविडेंसेस है जिसमें जो कस्टडी ऑफ इवेंट्स है ना वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जी सर, देन यू कैन हैव द बेनिफिट सर। तो उसमें आपको मैं सर सबको लिखा चुका हूँ फैसला में, आप भी लिख लो सर। जो केस है ना आपका, इट इज़ स्ट्रिक्टली कवर्ड बाय जजमेंट ऑफ ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, कोडामरी वर्सेस स्टेट, जजमेंट है 1 मई 25 का, उस पर आप पढ़ लो सर उसको, जो आपके फैक्ट्स है वही इस केस के फैक्ट्स है, तो फ़ायदा मिल जाएगा आपको। जी सर। सर और इसमें सर जो आप हैज वैल्यू बोलते हैं सर, वो क्या होता है सर हैज वैल्यू? एक्चुअली क्या होता है कि अपना डीएनए होता है जी, उससे पकड़ते हैं कि भाई ये व्यक्ति विशेष जो है किसको बिलोंग करता है। तो कंसेंट जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जब वो बनता है तो उसका एक होता है प्रोसेस। तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें कोई संभावना है मैनिपुलेशंस की, जी, तो जब उसका क्लोनिंग हो रहा होता है तो तभी होती है पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशंस। तो जो एग्जैक्ट था उसका हैश वैल्यू क्या है और जो बना उसका हैश वैल्यू क्या, अगर वो मैच खा रहे हैं इट मीन्स देयर इज नो मैनिपुलेशन, अगर वो वेरिएशंस है तो वहाँ मैनिपुलेशंस हैं। जस्ट टू अवॉइड द मैनिपुलेशंस इस पैटर्न को जो है अडॉप्ट किया जाता है। और सीडी सर उसमें प्रॉपर्टीज में भी बहुत अंतर है सर, जिस दिन रिकॉर्डिंग का डेट बता रहे हैं फाइल पे और प्रॉपर्टीज में डेट 1.5 महीने बाद का है सर। जी, तो आपको एक काम करना है, जो मैंने जजमेंट लिखा है अभी राम सिंह बनाम उस पर से रिलाई कर लो आप। अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वेरिएशन है देन वी विल गेट द बेनिफिट। जी सर, ठीक है।